हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो क्षेत्रीय विषमताओं पर डिस्कशन करेंगे, रीजनल डिस्पैरिटी। ठीक है, लेकिन इस विषय वस्तु को स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों को बता दें कि अब आप लोगों के लिए वो जो इंतजार की घड़ियां थी वो समाप्त हो चुकी हैं और आपके लिए जो वैकेंसी है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट 50 वो जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो अब आप एक चीज ये सोचिए कि उन्होंने अपना दे करके रखा है कि 26 मई के बाद से हम एग्जाम डेट लगाना शुरू करेंगे। मान लीजिए कि आपका पेपर जून में पड़ जाता है। ठीक है, एक मोटा हिसाब मान रहे हैं कि जून के फर्स्ट वीक में आपका पेपर पड़ गया। ठीक है, या आप मान के चलिए 26 मई को ही पेपर पड़ गया, सपोज करिए। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति 15 फरवरी से, मान लीजिए 15 फेब से स्टार्ट करके और केवल 26 मई तक पढ़ता है, तो उसके पढ़ने में और आपके जो पढ़ने में, कि आपने जुलाई से प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया था 7 जुलाई से, तो आपके पढ़ने में कितना अंतर हो गया। तो सबसे पहली बात है, इसी को कहते हैं दूरदर्शिता। ठीक है, दूरदर्शिता कहीं ना कहीं छात्रों बहुत बड़ा काम आती है कि अगर आप दूरदर्शी हैं और युद्ध की तैयारी शांत काल में होती है। ठीक है, तो जो अगर इन पूरे लेक्चरों को, जैसे होता है ना कि एक एक लेक्चर को बैठ करके पढ़ना और उसके बाद में लिखना और उसके बाद में टेस्ट देना, तो ये काम जो है ये शुरू से ही होता है। ठीक है, इनिशियल लेवल से। लेकिन अब कई विद्यार्थियों के मन में एक घबराहट हो सकती है कि सर क्या करें, क्या हम जो है अभी हमारे पास में तमाम जो है यूनिटें भी हैं। तो देखिए, जितनी भी टफ यूनिटें थी वो हो गई हैं, प्रैक्टिकल वाली यूनिटें रह गई हैं और ये भी कहीं ना कहीं टफ है। ठीक है, इनको हम आसान नहीं समझते, लेकिन इन सब यूनिटों को अब हमारा जो टारगेटेड है कि 15 फेब चल रहा है। ठीक है, और हम अधिकतम इसको किसी भी सूरत में, चाहे दिन रात एक करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि अगर 26 मई को पेपर है, मान लीजिए 26 को ही पेपर हो गया, तो हम आपको 30 अप्रैल को, ठीक है, 31 अप्रैल, ठीक है, को जो है 30 अप्रैल छात्रों, 31 मार्च के बाद में 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिनिश कर लेंगे। एक टारगेट, सबसे पहला टारगेट कि 30 अप्रैल को पूरा कोर्स, ठीक है, जो पूरा कोर्स है उसको हमें फिनिश कर देना होगा। तो हमें ये टारगेट जो लेकर के चलना है होती है। इसमें हम लोग जीएस वाले पार्ट को देखिए, जीएस का जो मेजर पार्ट है जो डिस्टर्बिंग कर रहा है वो हिस्ट्री वाला चल रहा है। ठीक है, और हिस्ट्री मान के चलिए हम लोग कगार पे पहुंच गए, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेजर पार्ट होते हैं। उसके बाद में जो पॉलिटी वाला पार्ट आपने देखा होगा छात्रों, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और सीधा कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट पढ़ने में हमको ज्यादा दिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पॉलिटी वाला पार्ट हो जाएगा। करंट अफेयर्स आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ईवीएस वाले पार्ट, और ईवीएस वाले पार्ट को भी कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी रूप में पढ़े हुए हैं, लेकिन इस पर डिटेल्ड स्टडी कर लें। इसके पहले हम लोग, आपको देखा जाए तो जो आपका एक टीचिंग वाला पार्ट है, टीचिंग पर भी अब हम आपको मैटर सेंड करेंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च वाला पार्ट आपने गाए बजाए इसमें फिनिश कर दिया, क्योंकि रिसर्च जो आपका ज्योग्राफी इसमें सोशियोलॉजी में पढ़ाया गया है, वही वाला रिसर्च वहां भी काम आएगा। थोड़ा सा अपडेट कर लूंगा, देख लूंगा किस तरीके से उनके क्वेश्चन को भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो रिसर्च वाला देखिए कहीं ना कहीं पार्ट हो गया। ठीक है, तो रिसर्च वाला पार्ट, एक ब्रीफिंग, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनको फिर से एक बार ब्रीफ कर लेंगे, लेकिन मेन मेन फोकस अब हम लोग जो करेंगे वो टीचिंग कम्युनिकेशन और प्लस जो है टीचिंग कम्युनिकेशन और कंप्यूटर वाला पार्ट, इसको तुरंत फिनिश कराएंगे। कंप्यूटर वाला पार्ट क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मेजर नहीं है, बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन और कुछ ट्रिक अगर आपको पता है तो कंप्यूटर के बहुत आसानी से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ से जो रणनीति होगी, अब ये देखिए हिस्ट्री का पार्ट फिनिश होने के बाद में, हिस्ट्री अपने मतलब लास्ट मोमेंट तक जा रही है, क्योंकि मान के चलिए कि 2-3 लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है 6 लेक्चर में इसको कवर कर दें, क्योंकि देखिए कारण ये है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट चल रहा है इसमें डेटा बहुत है और ज्यादातर क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी तो एंशिएंट से, मेडुअल से भी ले रहे हैं, क्योंकि वो पेपर आपने देखा है, इसलिए कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। हाँ, थोड़ा सा लेक्चर ड्यूरेशन इन सब चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ये कवर हो जाए, क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी बनी हुई थी उसको कवर करने के लिए है। तो जो अंतिम डेडलाइन डेट हमने दे दिया कि 30 अप्रैल, यहाँ तक हम अपने पूरे कोर्स को किसी भी सूरत में फिनिश करेंगे, चाहे एक दिन में हमें एक के बजाय 2 लेक्चर देना पड़े। देखिए आज मंडे का दिन है,
लेकिन फिर भी आपके लिए लेक्चर आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि हम जो है मंडे को लेक्चर ना करके ट्यूसडे को लेक्चर करते थे, मंडे को डिस्कशन वगैरह करते थे, लेकिन डिस्कशन चलता रहेगा, लेक्चर भी साथ साथ में अब चलेगा। तो यानी एक एक दिन तो आपका यही बढ़ गया, जो है एडिशनल आपके पास में हो गया, ठीक है। तो अच्छा, अब हम लोग पूरी स्ट्रेटजी जान लें। सपोज करिए कि मान लीजिए आपने ये देखा कि अब आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें। देखिए, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना लिखा पढ़ा नहीं, अपना वो ज्यादा लेक्चर नहीं नोट कर पाए, ठीक है। अब उनके लिए मतलब ये कि जो नोट्स नहीं लिख पाए, यानी पढ़ करके एक एक चीजें लिख करके अपने पास में नहीं रख पाए हैं। देखिए, जिन लोगों ने अब तक के लेक्चर फिनिश किए हैं, या जिनके 10-5 लेक्चर, 10, 15, 20 लेक्चर अगर बचे हुए हैं, उनके लिए है कि वो मेहनत कर करके 20-25 लेक्चर को कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शुरुआत किया, ज़्यादा लेक्चर नोट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो ऐसे 4-6-10 विद्यार्थियों के लिए हम इन जो भी हमारे पास में ये कंटेंट है, इससे संबंधित एक नोट्स प्रिपेयर्ड करेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये प्रिपेयर्ड करते हैं, ये मतलब हट जाता है, रिमूव हो जाता है, चीज़ें हमारे पास में रह, लेकिन इनको हम फिर से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अपने पास में पूरा कलेक्ट करने के बाद में एक सीक्वेंस और प्रॉपर वे में कलेक्ट करके इसकी एक नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बना करके उसके 3 पार्ट कराए, नोट्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि अगर पूरी चीजों को अगर देखा जाएगा तो कम से कम मान के चलिए कि 300-300 पेज की, तो मान के चलिए कि 300-300 पेज की 3 नोटें मिनिमम आपकी बनेंगी, 300 पेज के आसपास में, ठीक है, 300-400 पेज की इतनी नोट्स आपके पास में होगी, 300-400 जो भी बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से 1000-1200 लगभग मान के चलें कि 1200 पेजेस के आसपास में आपके नोट्स का प्रबंध हम करेंगे, ठीक है। इसके बारे में चर्चा जो भी होगी कि कैसे पहुंचेगा, कुरियर के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। ये सब ऐसे उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जो विद्यार्थी नहीं नोट कर पाए हैं, इन चीजों को नहीं लिख पाए हैं, वो क्या करें, उनके लिए क्या है, या जो पढ़ चुके हैं उनके लिए क्या है। तो देखिए, जो लोग अपना नोट ये बना चुके हैं और वो अपने नोट्स को 3 टाइम्स, मैंने बोला था कि 3 टाइम्स अगर रिवाइज नहीं किए हैं तो कृपया करके रिवाइज कर लें, मार्कर खरीद लें, ठीक है। इसी तरीके से ग्रीन, और उसके बाद में फिर येलो, है ना। जो बातें आपको एकदम क्लियर है ग्रीन कर दें, जो बातें थोड़ी बहुत आपको आती हैं उनको आप येलो कर दें, ठीक है, मतलब भूल जाते हैं। और जो बातें बिल्कुल मतलब ये कह लीजिए कि आपको नहीं आती हैं, रेड, उनको रेड, यानी 3 मार्कर आपको लेना होगा छात्रों, ठीक है। बिना इन 3 मार्कर के काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन मार्करों को ले लेंगे, और दूसरी चीज है कि आपने इनको लगाते चलेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी, मान लीजिए सपोज करिए कि जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं रिसेंटली, उनके पास ज्यादा लेक्चर है, वो सीधा सीधा नोट्स को मंगा लेंगे, ठीक है, नोट्स मंगा लेंगे। और कहीं ना कहीं उनके यहाँ सुविधा नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि प्रिंट आउट वगैरह का बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी टेस्ट सीरीज है, आप लोगों में से मैंने पहले ही सजेस्ट किया था कि आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज का फोटो कॉपी करा लें, प्रिंट आउट ले लें, और प्रिंट आउट करके, अब जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं कराएंगे तो उनकी टेस्ट सीरीज को भी जब आप कराएंगे तो ये 2 बंडल में तैयार हो जाएगी, ठीक है, 2 बंडल में आपके पास में तैयार हो जाएगी, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो 3 पार्ट में नोट्स और 2 पार्ट में ये। अब इससे क्या होगा कि सारे क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात कर दें कि ये जो क्वेश्चन है वो क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने देखा होगा कि नेट के पेपर में देख लीजिए, यूपीएचएससी के प्रीवियस पेपर देख लीजिए, या किसी भी एमपीपीसीएस और आईएएस जितने भी मतलब पेपर हैं, इन सारे पेपरों में से आपने देखा होगा कि अगस्त कॉम्टे में अगर यहाँ भी पूछा गया तो यहाँ भी पूछा, यहाँ भी सब जगह। लेकिन हमने क्या किया कि इन सारे पेपरों में जो भी चीजें अगस्त कॉम्ट के बारे में पूछी गई, उनको एक स्थान पे कलेक्ट करके और आपको क्वेश्चन के माध्यम से देने की कोशिश की है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत आसान और रद्दी टाइप के क्वेश्चन हैं। रद्दी टाइप का मतलब यही होता है छात्रों, जो नोट्स में एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जिसको आप ना पढ़े रहिए। तो होता नहीं है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि समाजशास्त्र कब नाम दिया गया, 1838 में कि 1938 में, मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं, तो आपके लिए रद्दी वाला क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं कठिन लगेगा कि भाई 1838 था या 1938 था, आप कंफ्यूज हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब कंफ्यूज नहीं है, नोट्स में लिखा हुआ अगर आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल सीधी सी बात है बढ़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो टफ क्वेश्चन होते हैं किसी न किसी तरीके से घुमा, उन सभी का कलेक्शन इस आपके टेस्ट सीरीज में, आपने देखा होगा कि टेस्ट सीरीज वाकई में एक लेवल पर बनाएगी। अगर उस टेस्ट सीरीज को किसी ने बढ़िया अगर लेवल पर कर दिया, तो आप ये सोचिए कि इन सारे पेपरों का निचोड़ ये रखा गया है, ठीक है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को मिनिमम 3 बार सॉल्व करके, और वही तरीका कि अगर जो क्वेश्चन आपको एकदम हल्के लग रहे हैं, आ गए, एकदम आ गए। देखिए, कभी कभी होता है कि आपने 100 क्वेश्चन किए और 100 में होता क्या है कि आपके
क्वेश्चन चले गए 70 सही है, लेकिन ये 70 वास्तव में नहीं होता छात्रों, आपको आया है 50-55, ये 15 क्वेश्चन आपके गेस वाले भी हैं, तो आप भाई 50-55 को ग्रीन लगाओ और 15 क्वेश्चन को येलो लगाओ और रेड जो 30 क्वेश्चन बचे उनको आप जो है रेड लगाओ। तभी क्या होगा, इससे एक्चुअल साइज पता चल पाएगी कि हमें जो है ये येलो वाले भी पढ़ने हैं और जो रेड वाले वो भी पढ़ने, ग्रीन वाला हमारा केवल क्लियर है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि टेस्ट सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, पहली चीज है प्रिंट आउट करा के, और जो लोग नहीं होगा तो उन लोगों को फिर वही है कि वो मंगाएंगे, उनके पास में पहुंच जाएगी चीजें। ठीक है, तो अच्छा, ये सब जो चीजें हो गई, हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि ये सब बातें कैसे क्या करना है, क्योंकि प्रोग्राम पूरा जानना बहुत जरूरी होता है, बिना माइंड सेटअप के क्रैक नहीं होता है छात्रों। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बातें हैं कि आपको करना क्या है, जो मान लीजिए इन्होंने नोट्स मंगा लिया, टेस्ट सीरीज कर लिया, या जो लोग लिख भी रहे हैं, आप लोग फटाफट एक बार इसकी स्पीड तेज करके, वीडियो की स्पीड जो है तेज करके, ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, यानी लेक्चर को कभी नहीं सुना, वो जनरल सामान्य पे करके ही सुने, क्योंकि हम खुद ही तेज बताते हैं, पता लगा और तेज कर लिया तो कुछ भी ना समझ में आए। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, जनरल लेवल पर जाकर के सामान्य स्पीड में जैसे आप पढ़ रहे हैं इसी स्पीड में पूरे लेक्चर को सुनिए। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आप लेक्चर, मान लीजिए ये सोशियोलॉजी में 99 नंबर लेक्चर चल रहा है, इसके बाद 100 नंबर आ जाएगा, मान के चलिए कि टोटल हमारे पास में 140 लेक्चर के आसपास में बन जाएंगे। ठीक है, 140 लेक्चर तक हम लोगों को फिनिश कर लेना। अब 140 लेक्चर में से आप पहले 1 से लेकर के 140 या 1 से लेकर के 150 तक नंबर तो लिख डालिए, और उसमें फिर डेट डाल करके और टाइम डाल करके कि ये लेक्चर मैंने सुन लिया, एक लेक्चर मैंने सुन लिया। आप केवल ईमानदारी से बिना कुछ नोट आउट किए हुए, कुछ भी नोट आउट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉपी पेन रहे वो बात अलग है आपके पास में कि आप उसी समय केवल लिख लें, मतलब थोड़ा सा अगर कोई मतलब एडिशनल चीजें लग रही हैं तो, अदरवाइज आप सिर्फ लेक्चर को ईमानदारी से सुन लीजिए। ठीक है, लेक्चर जब सुन लेंगे और यही नोट्स आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, तो जब आप नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे तो उस दौरान सारी बातें आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो बातें पूरी क्लियर हो गई आपके पास में, तो जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देना है, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाता है पीछे वाली बातें भूल जाती हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, डेटा बहुत बड़ा है, कोर्स बड़ा है। ठीक है, अब और ये टेस्ट सीरीज आपको पूरा का पूरा, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर में मान के चलिए कि काफी कुछ निचोड़ आपके पास में पहुंचता हुआ चला जा रहा है। हाँ, तो अब तक जो है 32 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, तो 32 का मतलब ये मान के चलिए कि 3200 क्वेश्चन आपके पास में हो चुके हैं छात्रों। और ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर आप जोड़ेंगे तो कम से कम मान के चलिए कि 8-10 टेस्ट सीरीज, तो अभी आपके पास में 10 टेस्ट सीरीज का यानी कि 2.5 महीने का समय आ रहा है। ठीक है भाई, मार्च और अप्रैल, और उसके बाद में ये आपका 2 बार इसमें हो जाएगा फरवरी में। ठीक है, तो 10 टेस्ट सीरीज और हो जाएंगी, तो 10 का मतलब टोटल मिलाकर के टेस्ट सीरीज की संख्या हो गई 42, यानी 4200 क्वेश्चन आपके पास में छात्रों। 4200 क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट अगर आपके पास में हैं और आपने तैयारी किया है, तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी चीज बचेगी नहीं। ठीक है, अच्छे से अगर आपने तैयार किया हुआ है, 4200 क्वेश्चन माने रखता है। लेकिन फिर हमने देखा है, विद्यार्थियों को भी देखा है कि वो क्या करते हैं, उसी 4200 आप अपनी टेस्ट सीरीज में से ही एक बार दोबारा सॉल्व करिए तो आपको पता चलता है कि आपको 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, आप अपनी सॉल्व की हुई पहली टेस्ट सीरीज को फिर से सॉल्व कर डालिए, 10 गलत करके चले आ रहे हैं, तो ये जो 10-10 बच रहे हैं, है ना, इनको आपको तैयार करना होगा छात्रों। क्योंकि सोचिए, ऐसा ही पेपर आ गया तो 10 गलतियां आपकी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, तो कम से कम एटलीस्ट जो आने वाले क्वेश्चन है, जो आपको मतलब जितना आपके पास में उसको आपको पूरा करना है। ठीक है, ये सब स्ट्रेटजी हम थोड़ी देर आपके साथ में शेयर कर दिए, ये आपके लिए बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि आप इसको जान लें तो लेक्चर को एक बार रिवीजन कर लेना, जो लोग लिख चुके हैं पढ़ चुके हैं वो भी, जो नहीं पढ़ पाए वो भी एक बार पूरा लेक्चर कम से कम देखिए। 40-45 मिनट का अब कभी कभी घबराहट जरूर हो जाती है, करे सर फटाफट कैसे फटाफट करें, एक बार आप जब तक सुने, देखिए आप ये मान के चलिए, मैंने एक विद्यार्थी का सर नोट दे दिए, हम अपने मन से जल्दी से खींचा कहानी पढ़ करके, ऐसे खींचा तानी पढ़ने से नहीं होता है, ये ऐसा नहीं है कि उठा करके पेट में खाना जल्दी से भर लिया फिर अनडाइजेस्ट होकर के बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पर सुपाच्य भोजन आपको पचेगा तभी जब आप उसको प्रॉपर, इसीलिए जब लेक्चर को फर्स्ट टाइम आपको आसानी सुन, रिवीजन करने के दौरान आप तेज फास्ट मोड में कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा, एक बार लेक्चर सुने रहेंगे तब आप जो ये नोट्स मंगाएंगे आप बहुत तेजी से पढ़ लेंगे छात्रों, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बार आप लेक्चर की भावनाओं को, लेक्चर की जो मुख्य निचोड़ है, लेक्चर का मर्म क्या है,
उसको जानना अत्यंत आवश्यक होगा। सुने रहेंगे तो नोट्स में डिस्प्ले जब आपके सामने होगा सब बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। फिर उस दौरान भी अगर आप चाहेंगे कि कोई, जैसे ज़्यादातर तो लेक्चर टफ अगर मान लीजिए नहीं है, लेकिन अगर कोई लेक्चर आपको टफ लग रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पैरेलल दोनों चीजें भी ओपन करके आप उतनी दूर को समझ सकते हैं, क्योंकि सब आपके पास सीक्वेंस वाइज रखा गया है, आपको बस केवल उसको करते भी चलना है, इसीलिए तो यूनिट वाइज हम लोगों ने आगे बढ़ा है, ठीक है। तो सब पूरा प्रोग्राम तय है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जान लीजिए कि अगर आपने इतने दिन मेहनत किया है, हमारे साथ बैठे हैं, मेहनत किए हैं और अच्छे से काम किया है, तो आप ठाक नहीं छाने हैं इतने दिन तक, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कॉन्फिडेंस, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अब तक जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि अगर 100 लोगों के ग्रुप में लगभग 30-35 लोग ही कायदे से 40 लोग तक ही टेस्ट दे पाते हैं, तो बाकी लोग जो इस तरीके से अवस्था में बैठ गए थे, सुसुप्त अवस्था में, वो एक्टिव हो जाएं, क्योंकि देखिए आपका जीडीसी का भी पेपर है, ठीक है, और उसके बाद में जीडीसी के साथ साथ में आपका पेपर जो है, जीडीसी के अलावा जो है ये आपका यूपीएचएससी का भी पेपर लग गया, तो दोनों पेपर है। लेकिन छात्रों, जो अल्टीमेट आपका गोल था उसको ले करके आप बिल्कुल भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मान के चलिए अगर 100+ सीट है यहाँ पे, तो ये आपके मतलब जो है सफलता की कहानी बन सकता है, जीवन बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो जीवन परिवर्तन के लिए यहाँ से आपको जंग, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा हुआ जंग लड़ते हुए, मेहनत करते हुए, तो शुरुआत करिए हमारे साथ में। और बाकी चीजों को जब भी कभी किसी के पास में कोई आइडिया दिमाग में आए या कोई इनोवेटिव अगर आता है, तो पर्सनली मुझे लिख करके भी भेज सकता है, ठीक है। ग्रुप वगैरह पे नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर सबके पास में आइडिया ही है। अब देखिए, अब यहाँ पर यह है कि है कंपटीशन, इसलिए अपना आइडिया अपने पास में रख करके खूब बेहतरीन इस्तेमाल करिए, हम तो यही कहेंगे, ठीक है। और बाकी जो कॉमन आइडिया है, जो मतलब एक गुरु का कर्तव्य होता है, क्योंकि टीम को कोच जो होता है वो पूरे टीम को करता है। अब ये है कि आइडिया सबको पता होता है, जैसे होता नहीं कि कोच जो है छात्रों सिखाता है कि बल्ले को यहाँ से पकड़ना, ये करना, मार देना। अब ग्रेगर जॉन चैपल साहब अगर देखा जाए तो वो सचिन तेंदुलकर को सिखाते थे, ठीक है, लेकिन अब जब उनको सिखाते जरूर थे, लेकिन उन्हीं से कहा जाए भैया आप ही ऐसा सिक्सर मार करके आप ही नाम कमा लिए होते, तो देखिए जो करेगा वो, मेरा बताना काम था, अब ये काम जो है करने वाले पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चैपल साहब सचिन जी को भी सिखाते थे और भी अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सिखाए, लेकिन किसी ने मान लिया और किसी ने कहा ठीक है हम अपने स्तर से चलेंगे, ठीक है। तो बात अब पूरी समझ चुके हैं, कहीं भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं, पूरा प्रोग्राम पूरा प्रोजेक्ट लेकर के हम आपके साथ में एकदम बिल्कुल तत्परता से लगे हुए हैं, ठीक है। बस आप जैसे ये पॉलिटी वाला पार्ट आपने किया, तैसे वो जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है, हम थोड़ा सा ये भी करेंगे कि पॉलिटी के पहले ये जो कम्युनिकेशन है और कंप्यूटर है और टीचिंग है, इनको सबको हम पहले पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इनको सबको पहले पढ़ा देने से क्या, ये छोटी छोटी यूनिटें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और बाद में पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और चूंकि नंबर मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके पास में आने लगेंगे, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट जैसे फिनिश हो जाए उसके बाद में फिर हम लोग इसको कर लेंगे। कोशिश भी करेंगे कि लंबे लेक्चर हों, ज्यादा से ज्यादा लेक्चरों को इंक्लूड करने, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं कवर करूंगा, बस आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलेंगे। और वही है कि एक बार किसी तरीके से, हम तो अपने कोर्स को एक बार फिनिश करेंगे छात्रों, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, लेकिन आपके लिए वो टेस्ट 3 बार से नीचे सॉल्व करना कोई माने नहीं रखता, कोई ज्वाइन वाइन करना, टेस्ट लेना, कुछ भी नहीं। और आपके लिए वो नोट्स या जो लिखे हैं या जो लेक्चर्स हैं, जब तक किसी न किसी सूरत में एक बार हमारे साथ में पढ़े, 2 बार स्वतः से आप पढ़िए। वही वाली बात जो मैंने कहा नहीं था कि मैं हजरतगंज घुमा के एक बार लेकर के चला आया, लेकिन आप 2 बार उस गलियों में पूरा चले जाइए, ठीक है, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा कि हम पूरे लखनऊ के अंदर में घूम टहल कर, वरना फिर आप भटक जाएंगे और आपको पूछना पाछना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, पूरी बातें हो गई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में ये बातें कर करके, शेयर करके। और अब हम लोग थोड़ा सा इसको फटाक से देख लेते हैं कि क्या क्या, देखो जो प्रैक्टिकली चीजें होती हैं वो यहाँ से आती हैं क्वेश्चन, ठीक है, और साथ ही साथ में इस पे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी इनडायरेक्टली इसमें जुड़ करके आते हैं छात्रों, ठीक है। तो रीजनल डिस्पैरिटी यानी समाज, जो समाज शास्त्रीय शोध है, जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें विषमता शब्द का बहुत बार प्रयोग करते हैं, क्योंकि कारण है कि एक क्षेत्र के अंदर में, जैसे एक ग्रुप है दूसरे ग्रुप, या एक क्षेत्र है दूसरा क्षेत्र,
इन दोनों क्षेत्रों की जो जनसंख्या है, एक का डेवलपमेंट, एक की सोच समझ अलग होती है और एक का डेवलपमेंट सोच समझ अलग होती है, ठीक है, दोनों विभाजित होते हैं, ठीक है। तो डिस्पैरिटी जो है वो ये इसकी जो व्युत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के डिस्पैरिटस शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है विभाजित, विभाजन, और जिसका शाब्दिक अर्थ है असमानता या किसी विषय घटना में अनुपातहीनता। जैसे कोई घटना हो रही, कहीं पर अपराधों में बहुत ज्यादा है, कहीं पर अपराध बहुत कम है, ठीक है। तो इनका जो अनुपातहीनता, या कहीं डेवलपमेंट ज्यादा है, ग्रोथ, कहीं पर इनकम ज्यादा है, कहीं पर कम है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय विषमताएं। देखिए, क्षेत्रीय विषमता का अर्थ है अंतर क्षेत्रीय या अंतः क्षेत्रीय भौगोलिक इकाइयों, गतिविधि समूहों, इकाइयों से जुड़े आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं में विषमता। तो सबसे पहली चीज है कि जब हम क्षेत्रीय विषमता की बात करते हैं तो उसमें केवल इकोनॉमिकल नहीं है, वैसे फोकस हम इकोनॉमिकल पर भी करते हैं ज्यादातर, लेकिन छात्रों इकोनॉमिकल के अलावा सोशल और पॉलिटिकल घटनाओं में भी विषमताओं को हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। ये अंतः क्षेत्रीय भी हो सकती है और जो है बाह्य क्षेत्र, यानी एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ में भी हो सकता है, ठीक है। यानी अगर भारत में अगर हम बात करें तो अंतरराज्यीय या क्षेत्रीय विषमता नियोजन और नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि अगर देखिए, जैसे इस समय थिंक टैंक जो बन गया, जिसको थिंक टैंक कहते हैं, नीति आयोग, ठीक है। अब नीति आयोग जो बना हुआ है, योजना आयोग को रिप्लेस करके जो बना हुआ है, योजना आयोग जो 1950 में बना हुआ था, ठीक है, उसको रिप्लेस करके जो नीति आयोग बना छात्रों, ये क्या है कि इसने इसने अपने आप को डिफरेंट इसलिए किया कि हम थिंक करते हैं कि इस क्षेत्र के लिए क्या चाहिए, इस क्षेत्र के लिए क्या चाहिए, इस क्षेत्र के लिए क्या, कहीं पर ड्रॉट है, कहीं पर जो है फ्लड है, और कहीं पे भूस्खलन है, तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग तरीके से योजनाएं चाहिए। तो अनेक विकास कार्यक्रम को लागू करने के बाद ये विषमताएं बनी हुई। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे सीडीपी, भारत में पहला जो है 2 अक्टूबर 1952 को 1952 को क्या हुआ था, पहला जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो सीडीपी था, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास योजना, पूरे भारत में लागू की। लेकिन कहाँ पर कौन सी चीज की जरूरत है ये नहीं पता, हमने जाकर के सबको जो है नल प्रदान कर दिया। अब नल कहाँ लगना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कहाँ पर किस प्रकार के नल लगेंगे, हम इनको ना करके एक ही लेवल की चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। तो अब इससे क्या होगा कि जो लाभ मिलना चाहिए उस प्रकार का लाभ नहीं मिल जाता। तो इसके लिए क्या हुआ कि भारत में जो विषमता प्रदेशों की पहचान हेतु योजना आयोग ने निम्नलिखित चरों के आधार माना है। तो देखिए, जिला स्तर पर अगर हम लोग देखें तो योजना आयोग विविधता को पहचानने के लिए क्या मानता था, पहला तो प्रति व्यक्ति आय मानता था, शुद्ध रूप से इकोनॉमिकल है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है, उस क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या से वहां की जीडीपी को अगर डिवाइड कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है, ठीक है। ऐसे है ग्रामीण जनसंख्या का प्रति, वहां ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या क्या है, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है, कुल कृषि भूमि में सिंचाई युक्त क्षेत्र कितने हैं, कुल जनसंख्या में एससी एसटी का अनुपात वहां पर कितना है, और विद्युतीकृत गांव के प्रतिशत का अनुपात कितना है, और घनत्व जो सड़क का घनत्व है। तो ये वो मानदंड थे, इसी आधार पर एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से मतलब जो उनके भिन्नताएं थी उनका आकलन योजना आयोग करता था। आर्थिक विषमता के आधार पर, आर्थिक विषमता, जो आर्थिक विषमताएं हैं, इन विषमताओं का वास्तव में कारण क्या है, तो इन विशेषताओं या जो ये विषमताएं हैं, ठीक है, डिस्पैरिटी है, इसके सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक भी हैं, राजनीतिक है, पर्यावरण है, जननांगीकरण है, और वित्तीय फिनेंस कारण भी है। अब हम लोग बात करेंगे सामाजिकरण। देखिए, सामाजिक, कहीं पर अंधविश्वास, प्रथा, परंपरा, इनका ज्यादा पालन है और कहीं पर कम है। तो जहां पर कम है अंधविश्वास वगैरह, वहां पर लोग डेवलप हैं, और जहां अंधविश्वास, प्रथा, परंपराओं में ही जीवन गुजार रहे हैं, वहां पर डेवलपमेंट कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया आर्थिक विकास, यानी कि इसका मतलब है कहीं पर निवेश की मात्रा, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, एफडीआई हो, और चाहे भारत सरकार करे, तो कहीं पर मात्रा कम है और कहीं पर ज्यादा है। तो ये भी एक कारण। अब कहीं किसी क्षेत्र में विशेष पैसा अगर लग जाएगा तो इसका मतलब वो क्षेत्र विकसित हो जाएगा, या किसी क्षेत्र में उद्योग अगर ज्यादा आ गए, वो डेवलप है, जहां पर उद्योग ही नहीं है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है, वहां पर उद्योगों की बहुत ही कमी है, तो इसका मतलब वहां के सभी लोगों को कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। इसी तरीके से बात करेंगे राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या है, भ्रष्टाचार, जहां पर भ्रष्टाचार, जब सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की देन हो गई तो इसका मतलब वहां भी, और जहां भ्रष्टाचार कम होगा वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो भ्रष्टाचार और घोटाला भी विभिन्न राज्यों में आपने देखा होगा, घोटाला और भ्रष्टाचार के कारण वो बेचारे आज भी बहुत पीछे हैं, है ना। पर्यावरणीय कारण में देखिए, कहीं पर पेड़ पौधे, जल, मृदा का अभाव, ठीक है, बाढ़, भूकंप
अब कुछ भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, कहीं पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो इसका मतलब ये सब ऐसे कारण है जो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या करते हैं, वो विषमता को जन्म देते हैं, क्योंकि वहां जो कुछ भी आप साल 6 महीने में बनाते हैं वो सब वहां पर समाप्त हो जाता है। जननांकीय कारण में देखिए कि कृषि जो कुशल श्रमिकों का पलायन, अभी आपने देखा होगा कि जो भी कुशल श्रमिक हैं गांव के अंदर में, जितने कुशल श्रमिक हैं या एक शहर में जितने, वो सब पलायन करके जहां पर अब मतलब अच्छी आमदनी हो रही थी वहीं पे, तो सारे कुशल श्रमिक अगर कहीं चले गए तो इसका मतलब यहाँ पर जहाँ जो क्षेत्र बचा हुआ वहां पर ऑटोमेटिकली जो है क्या होगा, वहां पर विषमता होगी और उस विषमता में जो है वहां पर निम्न जीवन स्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रेन ड्रेन देखिए इसमें होता क्या, जैसे भारत से देख लीजिए कि विदेशों में ब्रेन ड्रेन की प्रोसेस चलती रहती है, यानी ये ब्रेन जो है जो जितने भी टॉप मतलब रैंकर्स हैं जैसे रुड़की या ये सब जा करके बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, तो सारा डेवलपमेंट तो वहीं पे होगा, या विदेशों के लिए काम करेंगे तो विदेश में ही होगा, यहाँ भारत के अंदर में ऐसा कुछ नहीं। तो ब्रेन ड्रेन भी बड़े बड़े शहरों के अंदर में लोग प्लान कर जाते हैं, क्योंकि वो नीचे जो भी टैलेंटेड हैं वो सब गांव छोड़ करके बाहर चले, तो इसका मतलब गांव में उसी प्रकार के लोग ही बचे जिनके पास में एक जैसा ब्रेन है। ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन की प्रोसेस भी कहीं ना कहीं ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और यही क्या करती, कहीं ना कहीं विषमता, आर्थिक विषमता या सामाजिक विषमता को उत्पन्न कर देती है। वित्तीय कारण भी है कि सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय संसाधनों में कटौती, कहीं कहीं पर जो है अपनी सरकार है, अपने जो है प्रकार के लोग हैं तो उनके लिए पूरा, और कहीं पर अगर इस तरीके से व्यवस्था नहीं है तो वहां पर तमाम प्रकार की कटौती कर दी जाती। तो ये वो प्रमुख कारण है जिससे आर्थिक विषमता, जो आर्थिक और सामाजिक विषमता उसके लिए कारण है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता अगर होती है क्षेत्र लेवल पर तो उसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, आपने देखा कि आप मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ लिखे गए हैं कि आय की असमानता में वृद्धि। देखें एक क्षेत्र विशेष में कि जैसे गोवा के अंदर में अगर वहां पर सभी चीजें अवेलेबल है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रति व्यक्ति आय वहां पर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, वहीं पर अगर झारखंड की बात कर लेंगे या आप उड़ीसा की बात कर लेंगे तो ये अत्यंत गरीब में, उड़ीसा को देख लीजिए अत्यंत गरीब में आ जाता है। ठीक है, यानी इसी से किसानों की आय पंजाब में बहुत ज्यादा, वहीं यूपी बिहार के अंदर में जो किसान है उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। क्षेत्रीय तनाव की भावना ये है, पूर्वोत्तर राज्यों में देख लीजिए इतना बेचारे अभी भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां रोडें सड़कें रेल नहीं पहुंच पाई, तो क्या होगा, वहां पर क्षेत्रीय तनाव की भावना होगी। तो ये भी एक मतलब जो है महत्वपूर्ण कारण है डिस्पैरिटी के कारण। जनसंख्या का पलायन, आपने देखा होगा कि भारी मात्रा में वहां की जनसंख्या पलायन, मजदूर वर्ग श्रमिक वर्ग पलायन कर जाता है रोजगार के वास्ते। ठीक है, गरीबी के कारण। तो ये जैसे यूपी और बिहार राज्यों में देखिए वो सब प्लान कर जाते हैं, तो ये सब इनका सबका शोषण, पहली बात तो अपना घर बार छोड़ करके चले गए तो वहां डेवलपमेंट कौन करे, और दूसरी चीज है कि जिस राज्य में गए हैं वहां पर ओवर हैं, उनका शोषण भी हो रहा है, वहीं पर वो डेवलपमेंट, सस्ते मजदूर उनको। अब आप सोचिए गांव में सस्ते मजदूर नहीं है, लेकिन आप बंबई के अंदर में, मुंबई और उसके बाद में अन्य जो बड़े बड़े शहर, वहां बहुत सस्ते मजदूर आपको मिल जाते हैं, वहां एक बुलाइए 100 आपके पास में पहुंचे रहते हैं। अब आप देखिए सीमावर्ती राज्यों में अलगाव की भावना, जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर भिन्नता, जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर रहता कि जहां पर ज्यादा सुख सुविधाएं ये है और जहां पर सुख सुविधाएं कम नहीं, तो वहां पर जो है अलगाव का मुद्दा भी उत्पन्न होता है, क्योंकि कई लोग जो है अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पर सुख सुविधाएं ज्यादा है उनको प्राप्त कर लेते हैं, या रोजगार हो गया। नए राज्यों के स्वायत्त प्रदेशों की मांग हो गया, जैसे हैदराबाद और तेलंगाना का जो हो, तो इन सब चीजों की मांग भी होने लगती है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, अब आपने देखा जैसे तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें तो सारे माइंस और यहीं पर थे। ठीक है, जो खाने थी, लेकिन उनका सबका फायदा जो है हैदराबाद ले रहा था। ठीक है, ये क्षेत्र वैसे वैसे जैसे का तैसा पिछड़ा हुआ था, इसलिए अलग मतलब जो है स्वायत्त प्रदेशों की मांग हो गई। नक्सलवाद देख लीजिए, नक्सलाइट जो अपने चीजों को जो है, अब चूंकि विभिन्न प्रकार की योजनाएं आ रही हैं, उनका जो है शोषण हो रहा है, जितने भी मतलब जो है जनजातियां हैं, तो वहां नक्सलवाद हो जाएगा, हिंसक घटनाओं में वृद्धि होगी, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है। इन सब नक्सलवाद के पीछे जो आर्थिक विषमता की, एक तरफ तो बहुत व्यक्ति आगे चला गया है, सब कुछ सुविधा है, और एक तरफ एकदम उनकी अपनी जो व्यवस्था है उसको ही लोग चलने नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर नक्सलवाद और हिंसक घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब एक बात आ जाती है कि हम आर्थिक जो विषमता है या आर्थिक और सामाजिक जो विषमता है खासतौर से, या क्षेत्रीय विषमता, इसको दूर करने के उपाय क्या क्या किए गए। तो सबसे पहले किसी क्षेत्र को हम मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें, यानी ऐसे क्षेत्र को पहले चिन्हित करें, और चिन्हित करने के बाद में हम उसको मूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर करें, अवसर की समान मतलब जो है समानता प्रदान करें कि सबको जो है बराबर रूप से वहां पर मिल जाए।
उचित वेतन आदि की व्यवस्था करें। देखते नहीं कहीं कहीं पर मजदूरी का रेट बहुत कम है, और सुविधाओं को प्रमुखता दी जानी चाहिए कि ये समस्त सुविधाएं भी उस छोटे लेवल के क्षेत्र में या जो भी भिन्न क्षेत्र है उसमें भी प्रदान हो रही हैं। इसी तरीके से सामाजिक न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होगा कि जो सामाजिक न्याय व्यवस्था है वहां पर यानी उनको प्रॉपर रूप से चलाना पड़ेगा। जब तक जस्टिस नहीं होगा, जब तक सुशासन नहीं होगा, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ठीक है, तब तक वहां पर क्या होगा, वहां पर उस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा। कृषि निवेश में वृद्धि किया जाना चाहिए। ठीक है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, क्योंकि भारत गांव का देश है, आज भी 50% लगभग जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। तो अगर हम कृषि क्षेत्र में ही अगर डेवलपमेंट नहीं करें, उसमें निवेश नहीं करेंगे, हम केवल उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करेंगे जहां से हमारे पास हैवी पूंजी आए, ठीक है, तो भाई कृषि क्षेत्र में वैसे भी जो भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसको कैसे बने, इसका मतलब कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना होगा। समन्वित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, समन्वित मतलब इसलिए कहा जाता है कि किसी क्षेत्र में होता क्या है कि एक चीज का डेवलपमेंट, मान लीजिए कहीं पर रोड नहीं है, ठीक है, तो चलिए रोड बना डाले, लेकिन बीच में एक पुल नहीं बनाए, रोड बना डाले। अब ये कि इस रोड का क्या मतलब रह गया, ये रोड बहुत अच्छी आई, यहाँ समाप्त हो गई, आपने पुल बना दिया होता तो क्या। तो समन्वित विकास योजनाएं भी होनी चाहिए कि अगर आपने रोड बना दिया और उसके बाद में चीजें बना दी तो इसके किनारे मार्केट भी तो होने चाहिए, या इसी के लिए जो है चलने फिरने के लिए कुछ और भी सुविधाएं आपके पास में, तो समन्वित या स्ट्रीट लाइट वगैरह की व्यवस्था हो गई, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं वो समन्वित विकास योजना के तहत होना चाहिए, यानी एकांगी विकास ना होने पाए, ठीक है। और विभिन्न योजनाओं में समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए अगर परिवार नियोजन कर रहे हैं तो अब परिवार नियोजन करने के लिए स्वास्थ्य को उसी के साथ में जोड़ करके, अब स्वास्थ्य अलग कार्यक्रम चले, परिवार नियोजन अलग चले, तो ना ये पूरा हो पाएगा ना ये पूरा हो पाएगा। ऐसे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को समन्वय बनाने की जरूरत है। तो हमें क्या करना है कि विभिन्न योजनाओं को आपस में कोऑर्डिनेट करके चलें, क्योंकि वही चीज वो भी प्रदान कर रहा है। जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी, अब आप यही सोच लीजिए आंगनबाड़ी चल रहा है और प्राइमरी विद्यालय चल, अगर इनको आप देखिए अब ये नई शिक्षा योजना में जोड़ दिया गया तो इससे क्या होगा कि भाई जब बच्चा आए तो यहाँ ना जाए, बच्चा सबसे पहले यहीं आए, लेकिन वो बगल में स्कूल में देखता रहे कि यहाँ पर ये भी होता और तुरंत चला जाए। तो ये क्या होगा कि ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा, इससे जो है सुविधाएं आपको जो है वहीं से मिलने लगेंगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कार्यक्रम, उनको आपस में थोड़ा थोड़ा जोड़ने की जरूरत पड़ती है। अब आप इसमें देखिए आय के वितरण में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए नीतियों पर पुनर्विचार। आपने देखा होगा वेतनमान को लेकर के बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं, किसी के पास में वेतनमान बहुत ज्यादा है, किसी के पास में कम है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं है, ठीक है। या कहीं कहीं अगर असंगठनिक क्षेत्र है तो वहां पर महिलाओं के जो असमान जो है उनको वेतन मिल रहा है, तो उनको भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ में केंद्र द्वारा अंतरण वितरण, ठीक है, जो आंतरिक रूप से वितरण राशि है तय करते समय अल्प विकसित राज्यों की ओर विशेष ध्यान देना होगा कि जो भी अल्प विकसित राज्य हैं जिनको विशेष राज्यों की दर्जा प्रदान की गई है गाडगिल महोदय के द्वारा, उनको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, तभी उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। अब हम लोग छात्रों थोड़ा सा क्षेत्रीय विषमता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए क्षेत्रीयता को अगर देखा जाए तो समकालीन जो मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए क्षेत्रीयता में अब डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कहीं पर सापेक्षिक वंचना हो रही कि कहीं पर क्षेत्र बहुत ज्यादा डेवलप हो गया और कहीं पर क्षेत्र बहुत कम डेवलप हो पाया। तो इसीलिए समकालीन मुद्दा है, क्योंकि यह भारतीय नीति निर्धारक जो हमारे यहाँ इस समय नीति निर्धारण का काम कर रहा है, वो थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग है, उनके लिए सतत विकास के बदले बदलते प्रतिमानों से संबंधित कि अगर हम कंटिन्यू डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो बदली हुई परिस्थितियों में हम कैसे वो डेवलपमेंट कर पाए। हाल ही में देखें तो नीति आयोग ने क्या किया, 2017 से लेकर 20 तक के लिए 3 साल का एक्शन प्लान जारी किया है, ठीक है। तो अब 3-3 साल के छोटे, पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, अब छोटे एक्शन प्लान जारी किए जो कि परिवर्तन और विकासात्मक परियोजनाओं के मध्य कि जो चेंज हो रहे हैं। देखिए पहले क्या था, आपने कोई मान लीजिए कहीं पर कोई शहर बसा दिया या आपने रोडें बना दी, अब आपने रोड तो बना दिया, पता लगा 4 ही साल बाद पता चल रहा था कि यहाँ पर आपको रोड इतनी नहीं, आपको डबल रोड की जरूरत थी। तो जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन के अनुसार आकलन कर करके और आपको विकास परियोजना को बनाने की जरूरत होती है, ठीक है। तो परिवर्तन के आधार पर विकासात्मक परियोजनाओं को चलाने की जरूरत होती है, ठीक है। और इनके माध्यम से मध्य क्षेत्रीय विषमता को संकटापन्न जो विकासीय मुद्दे के रूप में स्वीकार करना है कि जो मध्य क्षेत्रीय विषमता है इनको संकटापन्न विकासीय मुद्दे के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि यह सीधे तौर पर भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आर्थिक विकास
और असमान आर्थिक विकास को चिन्हित करता है। तो ये देखिए भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है, कोई पठारी है, कोई कहीं पर जो है अब तटीय क्षेत्र है, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकास के अलग अलग मुद्दे हैं, ठीक है, आर्थिक विकास भी डेवलप वहां पर अलग अलग है, उनको ये चिन्हित करता है। या भिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या के प्रति व्यक्ति आय, जो भिन्न क्षेत्र में है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वहां पर व्यक्ति क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात वहां पर कितना है, नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है, कृषि औद्योगिक क्षेत्रों में जो स्थानापन्न व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी हुई है, या आधारभूत अवसंरचना के विकास को दर्शाता है। तो अब हम इन्हीं आधार पर, ये जो नए मानदंड नए तरीके बदले गए हैं, इन्हीं के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विषमता को आंका जाता है। और इस विकास में क्षेत्रीय असमानता विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी अब वो सेंटर में रख रही, जैसे हिंसात्मक संघर्ष कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं पर कहीं अनियोजित और बेतरतीब पलायन हो रहा है कि अचानक से लोग मतलब भारी मात्रा में एक जगह से दूसरी यहाँ पलायन कर गए, तो इससे इम्बैलेंस हो गया। जैसे पूर्वोत्तर का विद्रोह, अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखिए बोडोलैंड वगैरह की बात, वहां के विद्रोह को देखिए, या वामपंथी उग्रवाद वगैरह, इन सब चीजों को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार की नई नई समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं जो इनसे संबंधित है। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए क्षेत्रीय विषमता का कारण है तो वामपंथी उग्रवाद है, बिल्कुल है, बेतरतीब पलायन है तो है, ये सब चीजें। और जब किसी राज्य के भीतर ही क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है तो इसको अंतःराज्यीय क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। तो अंतःराज्यीय एक क्षेत्र के अंदर में, यानी एक राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में, एक क्षेत्र तो एक राज्य का एक हिस्सा बहुत ज्यादा चमक रहा हो जैसे लखनऊ, लेकिन एक क्षेत्र उसका जो है बहुत ही ज्यादा मतलब जो है पिछड़ गया हो, ठीक है, जैसे बहराइच, तो ये क्या होगा, अब इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं जो है इम्बैलेंस है राज्य के भीतर ही। जैसे एक एग्जांपल में महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र देख लीजिए, बहुत पीछा है, गुजरात का ऐसे सौराष्ट्र वाला क्षेत्र देखिए ये पिछड़ा हुआ है। तो छात्रों ये लास्ट पेज है, इसी पेज के बाद में इस लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे कि क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने हेतु सरकारी उपाय क्या किए गए। वैसे उपाय मैंने ऊपर चर्चा किया, लेकिन सरकारी तौर पर देखिए कि केंद्र द्वारा जो पिछड़े राज्य हैं, ठीक है, उनके हेतु अधिक संसाधनों का हस्तांतरण किया जाए, कि जो भी हैं, जैसे आपने देखा होगा जो पिछड़े राज्य हैं उनको 75% वहीं से दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि जो अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे वाले राज्य हैं उनको अनुदान भी दिया जाता है और 90% सरकार देती है, 10% उनको भरना रहता है, ठीक है। तो इस पे देखिए ये सब चीजें भी हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी है छात्रों, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी हम इनको लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बार लेक्चर को सुने रहिए, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ से आप उठा करके क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपरों में जो यूपीएससी में पूछा गया, आसान क्वेश्चन होता है, आप लगभग समझ जाते हैं। अगर आपकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी सी भी आपने कभी सुना है इन सब चीजों के बारे में तो कर ले जाते हैं। लेकिन जो योजनाओं से संबंधित प्रश्न आता है वो करंट अफेयर्स वाले पार्ट से आता है, इसीलिए हमारा जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट पड़ता है अन्य जगहों के करंट अफेयर से अलग, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस इसी चीज पे करते हैं, ठीक है। इसी में देखिए कि जो 14वें वित्त आयोग की बात अगर की जाए, उसके द्वारा क्या किया गया था कि विभिन्न राज्यों के मध्य आय दूरी को, असमानता को कम करने के लिए विशेष कदम उठाया गया। तो 14 जो फाइनेंस कमीशन उसने जो है विभिन्न राज्यों के मध्य में जो आय असमानता उसको कम करने के लिए, साथ ही साथ में 1969 में विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है, तो गाडगिल महोदय ने क्या किया था कि विशेष राज्य का दर्जे का प्रोजेक्ट लाया था और ये 1969 में हुआ था। उसमें गैर योजनागत हस्तांतरण, ठीक है, एक तो योजनागत जो योजना बनती सबके लिए, लेकिन गैर योजनागत जो है हस्तांतरण केंद्र के द्वारा कर दिया जाता है, यानी अचानक से उन चीजों को बूस्ट करके आवश्यकता अनुसार, समय और आवश्यकता के अनुसार त्वरित डिसीजन लेकर के भी भेजा जाता। इसी प्रकार से बात करेंगे कि सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत की, जैसे कृषि के अंदर में देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 2 अक्टूबर 1992, सूखाग्रस्त जो है क्षेत्र कार्यक्रम की बात की जाएगी, सिंचाई, बिजली, परिवहन, संचार। अच्छा ये सब जो प्रोग्राम है इनको भी आगे हम लोग कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था के तहत पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, फिर आते रहेंगे। अब ये पूरा का पूरा जो है डायनेमिक सोशियोलॉजी वाला पार्ट है, इसलिए कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक सेवा के से संबंधित जो कार्यक्रम है उनको भी मतलब जो है प्रदान करना, ताकि ऐसे जो क्षेत्रों के बुनियादी जो सेवाएं हैं और सुविधाएं हैं उनको प्रदान किया जा सके, ठीक है, कि ऐसे क्षेत्रों में जो भी बेसिक सर्विसेज हैं और सुविधाएं हैं उनको प्रदान किया जा सके। जैसे इंटरनेट वगैरह देखते हैं गांव में नहीं उपयोग है तो उनको भी वहां पर प्रयोग किया जा सके, वहां के लोग भी इन चीजों को जान सके।
इसके अलावा बात करेंगे कि औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सुविधाओं का प्रावधान, जो भी इंडस्ट्रियल रूप से जहां पर इंडस्ट्री ही नहीं है उनको जो है जैसे विभिन्न नदी घाटी परियोजना वहां पर स्टार्ट कर देना, उनका विस्तार करना, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी स्टार्ट किया जा रहा है कि ताकि जहां पर बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं है तो एटलीस्ट वहां पर इस प्रकार की चीजें बढ़ सके। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी पूर्व पश्चिम का जो गलियारा है उसको जोड़ने की बात की जा रही है पूर्वोत्तर से पश्चिम की ओर। और विशेष त्वरित सड़क विकास परियोजना है और ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग है। पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, ठीक है, NEIIP 2007, ठीक है। साथ ही अगर देखें हम लोग तो हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज योजना भी लॉन्च की गई। अब क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि खनिज क्षेत्र योजना, ठीक है, सितंबर 2015 में लागू की। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना भी 2000, क्योंकि तमाम खनिज क्षेत्र हैं वहां के, देखिए है खनिज सब कुछ है, मजदूर भी है, लेकिन वहां के लोग अत्यंत गरीब पड़े, जैसे झारखंड के अंदर में देख लीजिए या राजस्थान में खितड़ी वगैरह वाला क्षेत्र देख लीजिए, ठीक है। तो वहां पर लॉन्च की गई जो कि अनुसूचित जाति, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति हैं उनसे संबंधित क्षेत्रों में विकास की परियोजनाओं को लॉन्च किया ताकि वो लोग मतलब इनका लाभ ले सके, ठीक है, और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। इस प्रकार भारत की भौगोलिक विविधता, इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि देखिए जो भौगोलिक जो रीजनल डिस्पैरिटी है, ठीक है, भौगोलिक विविधता डाइवर्सिटी जो है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास के भिन्न भिन्न स्तर होने के कारण, एक तो भौगोलिक भिन्नता, कहीं पर भूस्खलन है तो कहीं बाढ़ है, कहीं पर ड्रॉट है, कहीं पर रेगिस्तान है, तो ये और दूसरी चीज है कि फिर हम भिन्न भिन्न लेवल की प्रोजेक्ट और योजनाएं उनको लॉन्च करते हैं। तो इन्हीं के कारण ये रीजनल डिस्पैरिटी होती है। नीति आयोग ने क्या किया कि 3 वर्षीय कार्य एजेंडा के तहत उत्तरी हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, तटीय राज्यों, द्वीपों, रेगिस्तानों, सूखा, बाढ़, विशेष क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्रवाई योजना लागू की। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कोई नहीं ध्यान दे रहा, ऐसे क्षेत्रों को विशिष्ट कार्रवाई करके और 3 साल के अंदर में अपलिफ्टमेंट किया जाए, ठीक है। तो कार्रवाई योजना लागू किया। हालांकि यहाँ न्यूनतम, ताकि यहाँ पर क्या होगा कि ताकि यहाँ न्यूनतम स्वीकार्य स्तर तक विकास किया जा सके, ठीक है। तो ये पार्ट यहीं पर छात्रों फिनिश होता है। आज आप लोगों ने पूरी बातें समझी। इस लेक्चर को भी देखो, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे डेटाबेस पे हो, चाहे फैक्चुअल हो, सभी चीज को कवर करते हुए, पूरे होल सिलेबस को कवर करते हुए आप बिल्कुल आगे बढ़िए। निश्चित रूप से विजय पताका आपके हाथ में लहरेगी। धन्यवाद छात्रों।